नमस्कार किसान दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। पोम्पी चक फतेह सिंह वाला 5 BNW तहसील सदूल शहर श्री गंगानगर से। और अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एक नया किसान हूं और किसानी को एक साइंटिफिक तरीके से करने की चेष्टा करता हूं हमेशा। अभी सरसों की जो हमारी फसल थी, वो सरसों की फसल भी मैंने जितनी मुझे जानकारी एकत्रित की मैंने उसके हिसाब से मैंने की। तो अभी हमारे क्षेत्र में कॉटन यानी नरमे की बुआई चल रही है। पानी की समस्या है भाखड़ा क्षेत्र के सारी किसानों के सभी किसानों को पानी तो नहीं है, मगर जिन्होंने अपनी डिग्गियों में स्टोर करके रखा है या जो ट्यूबवेल के पानी के साथ ज़मीन को सिंचित करके किसानी करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। कुछ रिसर्च जो मैंने की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये सरसों की बुआई से पहले मैंने अपनी सॉइल टेस्टिंग कराई, यानी कि मेरी मृदा जो है, जो मेरी सॉइल है, उसका क्या स्वास्थ्य है। तो ये मैंने श्री गंगानगर से कुछ 10 सैंपल लिए और जो मेरा नहरी पानी से सिंचित एरिया नहीं था उसका मैंने उसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ आज साझी करूंगा, क्योंकि उसी क्षेत्र के अंदर मैं पहली बार पानी लगा के उसमें मैं नरमे की 12 बिग्गों की बुआई करनी चालू कर रहा हूं। 4 बिग्गों को मैं कल पानी लगा चुका हूं और जैसे ही वो वतर आएगा तो मैं उसके ऊपर कुछ उन्नत किस्मों के बीज बोऊंगा और उसकी जानकारी भी जो मैंने एकत्रित की आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो मेरा क्षेत्र था वो 4 भागों में था, 7, 8, 9 और 10। तो जो मेरा 7 वाला सेक्शन है उसके मैंने चारों कोनों और एक बीच में से सैंपल को एकत्रित कर, इसी प्रकार से मैंने बाकी एरिया के भी सैंपलों को एकत्रित करके ये 4 सैंपल मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जो मेरा 7वां नंबर का सैंपल था, जो मेरे इस चौरस तो नहीं कह सकते, रेक्टेंगुलर जो मेरी ज़मीन थी उसमें जो ये हिस्सा था उसके अंदर पीएच है 8.39। 8.39 पीएच थोड़ा ज़्यादा होता है, तो पीएच की वैल्यू को कम करना है। अगर आप में से किसी एक बंदे को ये जानकारी हो कि पीएच का मान कैसे कम किया जा सकता है किसी ज़मीन में, तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके। उसके बाद में मिट्टी में लवगणता का स्तर। लवगणता का स्तर का मतलब ये रहता है, मैं अभी उसके बारे में पढ़ रहा था कि लवगणता का ये मतलब रहता है कि कितना उपजाऊ ज़मीन है ये, और इसमें जो सैलिनिटी है यानी कि जो सॉल्ट की मात्रा है वो ज़्यादा है कि वो कम है। तो मेरी इस ज़मीन के अंदर 0.22 ये पाई गई, जो कि सामान्य होती है 1.5 तक। तो ये मिट्टी बिल्कुल अपने सैलिनिटी के स्तर से ऊपर नहीं गई, यानी कि इसमें अभी नमक नहीं है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। उसके बाद में जैविक कार्बन। देखिए भाई लोग, जितने भी आप किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो उपज लेते हैं और उसके बाद में उसका जो भी पीछे बचता है उसको जला देते हैं,
मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर अपने जो आपकी ज़मीन है उसमें कम करी जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये कार्बन का स्तर, ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर कम होगा, आपका जो प्लांट का उपज रहेगा वो रासायनिक और देसी खादों के साथ भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए करना ये रहता है कि जब आप, जैसे अभी हमने सरसों काटी, तो सरसों का जो भी भूसा एंड में बचा उसको हम बीच में ही ज़मीन के दबा दें, सो दैट कि जैविक कार्बन का स्तर बढ़े। तो 7 नंबर में मेरा जो जैविक कार्बन था वो 0.26 है, और जो कि 0.5 और 0.7 से कम है। 0.5 और 0.7 को हम नॉर्मल मानते हैं, 0.2 बहुत ही कम है। तो आप खुद देखिए कि इस ज़मीन में अगर हम कुछ भी बीजेंगे तो उसकी जो आउटपुट रहेगी वो इतनी सारी मात्रा में खादों के बावजूद भी कोई ख़ास अच्छी नहीं रहेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे जो जो पशु जैसे गाय, भैंस, ये जो भी ये खाते हैं प्लांट्स को और फिर अपना आउटपुट निकालते हैं गोबर के गोबर से, वो गोबर हमें बिल्कुल मैच्योर करके, यानी कि उसको प्रॉपर डिकम्पोज करके हमें उसको अपनी ज़मीन में बखेरना है। और उस ज़मीन के अंदर अब मुझे आगे कुछ प्लांट्स ऐसे लगाने चाहिए जो मैं उसके बीच में ही उसको बो दूं और बीच में वाह दूं, उसको काट दूं तवियों के साथ, और सो दैट कि ऑर्गेनिक जो कार्बन है उसकी मात्रा इंक्रीज़ हो। मैं इधर उधर और ये, यानी कि ये वाला हिस्सा 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उसमें सिर्फ नंबर्स ही हैं। मगर जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जितनी मैंने सॉइल की रिसर्च की, वो यही है। उसके बाद में वो बोलते हैं उपलब्ध फॉस्फोरस। भी फॉस्फोरस की मात्रा क्या है, और आपको मालूम होगा कि डीएपी, एनपीके और एसएसपी में हम जो फॉस्फोरस है, डीएपी में 46% फॉस्फोरस रहता है और एनपीके में 32% फॉस्फोरस रहता है, और एसएसपी में जो फॉस्फोरस है वो 16% रहता है। तो मेरी ये जो 7 नंबर वाला मेरा टुकड़ा है, इसमें जो फॉस्फोरस है वो 24 पाई गई है, जो कि अगर 23 से कम हो तो वो ठीक नहीं होती। तो 24 को भी मैं कोई बहुत अच्छा नहीं मानता। वो कहते हैं कि 23 से लेकर 56 तक हम नॉर्मल मानते हैं। तो फॉस्फोरस की डेफिनेटली कमी है। तो फॉस्फोरस की पूर्ति हम यहाँ तो डीएपी से करेंगे, यहाँ हम एनपीके से करेंगे, और यहाँ हम एसएसपी के साथ करेंगे। एसएसपी में इसकी पूर्ति बहुत कम रहेगी क्योंकि इसमें 16% ही फॉस्फोरस होता है। डीएपी के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा 46 रहती है, उससे इसकी पूर्ति ज़्यादा अच्छी होगी। मगर मैं डीएपी और एनपीके का खाद यूज़ करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि कैल्शियम का स्तर और सल्फ़र और जिंक कोटेड अगर आप एसएसपी खरीदते हैं तो कैल्शियम, सल्फ़र और जिंक, ये तीनों मिश्रण आपको मिलते हैं, जो कि आपको एक नॉर्मल डीएपी या फिर आप एनपीके के फर्टिलाइज़र में नहीं ले पाएंगे। उसके बाद में अगर आप देखें तो उपलब्ध पोटाश वो 387 है, और जो अधिक मात्रा होती है पोटाश की वो 336 है। अगर 336 के ऊपर मात्रा पाई जाए तो हम उसको अधिक पोटाश मानते हैं। तो जैसे पिछली बारी मैंने म्यूरेट ऑफ पोटाश अपने 17 बिग्घों के एरिया में यूज़ किया, मैं इस बार पोटाश बिल्कुल भी इस खेत में यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि पोटाश की मात्रा ऑलरेडी है, और अगर मेरा प्लांट पोटाश को लेता है तो पोटाश थोड़ा कम हो जाएगा, जो कि मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में जिस्ता यानी जिंक इसमें 0.49 है। 0.49 का मतलब है कि जिंक इसमें कम है।
कम का स्तर 0.6 या उससे कम होता है तो ये कम है, सामान्य 0.6 से उसके अधिक होती है तो जिंक की मात्रा मैं एसएसपी डाल के पूरी करूंगा, क्योंकि उसमें 1% जिंक रहता है। तो मैं अपने डॉग को देख रहा हूँ, वो पीछे पूरी मस्ती कर रहा है। आई होप आपको दिखाई दे। वो रहा बीच में प्लांट्स का दुर्दशा करते हुए। अरे दिलबाज ना, ओए इधर आ, चल इधर, बंद। वो मुझे डरा रहा है इतना सा। अब वो आ गया यहाँ पे, चलो अब मुझे पढ़ाई करने दे, भाग यहाँ से। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद में हम पोटाश की बात कर रहे थे, तो पोटाश ज़्यादा है खेत में, तकरीबन चारों के चारों सेक्शंस में ज़्यादा है। उसके बाद में आ जाता है पोटाश, तो मैंने बता ही दिया था, सॉरी। जिस्ता की बात कर रहा हूँ, जिंक की। तो जिंक की पूर्ति, जिंक कम थी, जिंक की पूर्ति करने के लिए मैं एसएसपी को यूज़ करूँगा, मैं कोई स्पेशल जिंक उसमें नहीं डालूँगा। उसके बाद में लोहे की मात्रा जो है वो 4.11 है और सामान्य 4.5 होती है, तो सामान्य से थोड़ी सी कम है लोहे की मात्रा। तो देखते हैं हम लोहा इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं थोड़ा। उसके बाद में आ जाता है तांबा। तांबा 0.41 है जो कि सामान्य है, 0.2 से ऊपर सामान्य माना जाता है। मैग्नीज जो है वो 4.92 है और सामान्य 2.0 या उससे अधिक रहती है। और फिर जो सल्फ़र है वो इसमें 11 है, जो कि सामान्य 10 और उससे अधिक मानी जाती है। तो इसमें सल्फ़र की एडिशन और हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एसएसपी यूज़ करेंगे तो उसमें 11% तकरीबन सल्फ़र रहता है, तो वो सल्फ़र की पूर्ति ज़रूर करेगा। सो मैं इस बार आप समझिए कि 90 किलो प्रति बिग्गा ये हमारा एसएसपी का रहना चाहिए, क्योंकि जो राजस्थान का बिग्गा रहता है वो तकरीबन 165 फीट इंटू 165 रहता है, तो पंजाब के एकड़ से अप्रॉक्सीमेटली वो 40% कम रहता है। तो जो भी एसएसपी की रिकमेंडेड एकड़ की मात्रा रहती है उसमें से 40% अगर हम कम करें तो वो हमारी एसएसपी की मात्रा रहती है। तो दोस्तों ये एक मेरे सॉइल की एक रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और जो मैंने उसके ऊपर कुछ रिसर्च किया वो मैंने आपसे डिस्कशन किया कि मैं इसमें क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा। तो जैविक कार्बन तकरीबन 9 बिग्गे जगह है जो मैं अभी किसी भी काम में नहीं ला रहा, और उसकी जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए अब मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं उस पर कुछ ना कुछ ऐसा बीज दूं जिसको कि मैं गाजरों से पहले ही अंदर पलटा मार दूं और उसका कार्बन का स्तर थोड़ा इंक्रीज़ हो। तो उसके बारे में अगर आपके पास कोई प्लान है, 7वें 8वें महीने में अगर गाजर बीजने से गाजर बिजाई से पहले अगर आपको लगता है कि कुछ हो सके, पानी की तो समस्या है, तो आप मुझसे वो चीज़ ज़रूर शेयर करें। चलो ये सारा ज़मीन का डिटेल था, और अब आ जाते हैं कॉटन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, कॉटन का जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, देखो ज़मीन 3 प्रकार की अवेलेबल है। एक तो हल्की ज़मीन, यानी कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि शायद इतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं है, और थोड़ी मध्यम जो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठीक है, और एक हम कहते हैं बहुत अच्छी ज़मीन है। तो दोस्तों जब भी हम बीज लेते हैं तो बीज लेते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि जो बीज बनाने वाला बंदा है उसने वो बीज किस पर्टिकुलर सॉइल के लिए डेवलप किया है, कौन सा वो सॉइल है जिसमें वो पर्टिकुलर चीज़ यूज़ हो सकती है। अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। अगर आप राशि सीड्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। आज के दिन में तो ये अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन उनके, इससे पहले थी या अब बाद में हो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर एज ऑफ 12/5/2023 ये इन्फॉर्मेशन आज उनके साइट पे अवेलेबल है।
जब आप स्टेट राजस्थान सेलेक्ट करते हो ऊपर से, तो वो आपको एक लिस्ट देता है लंबी चौड़ी, जिसमें कि वो बताता है कि कौन सा सीड किस प्रकार की सॉइल के लिए वो रिकमेंड करते हैं। अब 900 जो 26 नंबर का उनका सीड है RCH926, वो लो और मीडियम सॉइल के लिए उपलब्ध है। तो एक तो मैं वो यूज़ करूँगा, अपने 12 बिग्गों में 2 बिग्गा मैं यही यूज़ करूँगा। दूसरे नंबर पे 776, ये वाला जो है ये भी लो और मीडियम सॉइल के लिए इसकी अवेलेबिलिटी मतलब ये यूज़ होना चाहिए। तो 2 बिग्गा मैं ये भी बीजूंगा। मैं एक्सपेरिमेंटल तौर पे इस बार कॉटन की खेती करूँगा। जैसे पिछले बार मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे अरे एक मिनट रुकिए, वो फिर वहाँ गया भागा, तो चलो मैं उसको फिर भगा के आया हूँ। नहीं, वो पौधों का सत्यानाश करने में तुला हुआ है आज खेल खेल में ही। अब वो मेरे पास बैठ गया आके। तो 926 और मैंने 776 RCH776, ये दोनों जो हैं ये लो और मीडियम सॉइल के लिए हैं। उसके बाद में एक इनका और सीड आता है RCH650। RCH650 भी लो और मीडियम सॉइल के लिए यूज़ होता है। और एक बहुत ही 773 RCH773, ये बहुत ही बंदे इसको यूज़ कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सीड रहेगा ये मीडियम और अच्छी कंडीशन का जो सॉइल रहता है, जहाँ पर सॉइल कंडीशन वाटर कंडीशन अच्छी रहती है, ये वहीं पे उपलब्ध रहता है और ये मतलब वहीं पे इसको बोना चाहिए। तो मैं ये जो मेरे 12 बिग्गे हैं इसमें मैं 2 बिग्गा RCH926, RCH776 और RCH650 ये तो मैं बोऊंगा। मगर मैं RCH773 यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो सॉइल का कंडीशन है वो इतना अच्छा नहीं है जो मुझे लगता है। इसको देखिए, ये मेरे साथ अभी भी पंगे ले रहा है एनी हाउ। तो चल यहाँ से चल। तो ये 3 तो मैंने डिसाइड कर लिए हैं। नहीं, ये ना नंबर 3 तो मैं डंडा ना 3 तो मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं। मगर अभी मेरे पास 2 बिग्गा एक, 2 बिग्गा एक और 2 बिग्गा एक, ये मेरे पास अभी जगह अवेलेबल है। तो मेरा प्लान ये है कि इधर मैं यूज़ करता हूँ, इधर मैं यूज़ करूँगा। अभी एक इसके चांटा लगा है क्योंकि ये मेरे कागज़ का आ रहा है। तो एनी हाउ एक मतलब 926 इधर को यूज़ करूँगा, इधर यूज़ करूँगा 776, फिर बीच में पूरे 4 बिग्गे छोड़ दूँगा और फिर मैं यूज़ करूँगा क्या कहते हैं 650 इधर को। बीच की पूरी लाइन है जो 4 बिग्गे की, वो मैं देसी कपास के लिए यूज़ करूँगा। तो देसी कपास के 2 बीज है, वो दोनों साइड से नरमे के साथ ढके रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जब हवा चलती है तो वो टिंडे से नीचे गिरेगा नहीं, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कपास की नरमे से। डिफरेंस जो इसमें रहता है, तो देसी कपास 4 बिग्गा मैं बीज की एक लाइन यूज़ करूँगा। अब मेरे पास 2 ही बिग्गा जगह बचती है, तो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी मेरा जो ये कथन है, जो मेरी ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया, क्या ये सही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं उस लो और मीडियम क्वालिटी की मिट्टी के ऊपर मैं 773 का भी मतलब बीज बोऊंगा मैं उसको। तो मुझे पता लगेगा कि क्या मेरा वो डिसीजन सही था कि क्या वो मेरा डिसीजन गलत था। उसके बाद में जैसे मेरा सॉइल है उसी प्रकार से मैं उसमें खाद डालूँगा। अब मुझे ये आइडिया है कि मुझे उसमें यूज़ करनी चाहिए थी कुछ जैविक खाद, जैसे सड़ा हुआ गोबर। तो अभी मैं कुछ एरिया अपने लैंड में से फोर्टिफाई करके उसमें ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं, ये गडोआ की जो खाद रहती है वो बनाने की अब एक छोटा सा मैं प्लांट लगाने वाला हूँ अपने खेत में, जहाँ पर मैं अच्छा गोबर ला के उसको डेवलप करूँगा। और पहले तो मैं अपने खेत को उपजाऊ बनाऊँगा,
और अगर मेरी सॉइल की कंडीशन ठीक हो जाती है तो फिर मैं लोगों को सेल करने के लिए भी इसको यूज़ करूँगा। उसके बाद में तो नरमे के बीज मैंने आपको बताए। जो बेसल डोज होती है, यानी कि पहले कौन सा हमने ये क्या बोना है और क्या मतलब जो फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है वो मेरे इसके आधार पे मैं यूज़ करूँगा। और फिर उसके बाद में जो उसकी अलग अलग स्प्रेज रहती हैं, अलग अलग टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वो तो हम करेंगे। तो इसको बेड विधि के साथ मैं बोऊँगा। 4 फीट रो टू रो का डिस्टेंस रखूँगा और 4 ही फीट मैं प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस रखूँगा। पहले मैं उसको 2 फीट प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस के हिसाब से उसकी सोइंग करूँगा और जैसे ही प्लांट थोड़ा बड़ा होगा तो मैं उसके अंदर से सघन प्लांट्स को निकाल के बाहर फेंक दूँगा और 4x4 की रो बना के मैं इस बार इसकी उपज लूँगा। क्योंकि मेरा ये एक्सपेरिमेंट रहा लास्ट ईयर, जबकि वो मैंने नहीं की थी, उस पर मैंने कोई रिसर्च भी नहीं किया था कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो प्लांट के अंदर कीड़ों का, फंगस का, डिजीज़ का बहुत कम रोग रहता है, हवा की सप्लाई अच्छी रहती है और बहुत अच्छी मात्रा में मतलब आउटपुट आती है। आप मानेंगे नहीं, 2 बिघे जगह के अंदर मैंने 1 रो की प्लांट किया था देसी, 1 रो सब्जी, 1 रो देसी, 1 रो सब्जी। और पिछले बार जब ये बंदी का दौर था हमारे ज़िले में, सदूल शहर में, तो मेरी सारी सब्जी की जितनी भी रोज़ थी वो सड़ गई और ये रह गया। तो मुझे ऐसा था कि ये क्या होगा। अल्टीमेटली जब पानी आया, हमने पानी देना शुरू किया, आप हैरान हो जाओगे कि अगर 2 बिघा है तो वो 1 ही बिघा रह गया, क्योंकि एक रो तो सारी सड़ गई वेजिटेबल वाली। तो ये 10 क्विंटल से भी ऊपर हुआ, 10 क्विंटल से भी ऊपर का उसमें झाड़ था। बहुत दूर दूर प्लांट थे, बहुत प्लांट्स बीच में सड़ भी गए थे। तो इससे यही मैं इसी नतीजे पर मैं पहुंचा कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस अगर इसका अच्छा हो तो इसकी आउटपुट बड़ी अच्छी होती है। बाकी भी मैंने बहुत अच्छी रिसर्च की है इसके आगे भी, तो कभी कभी मुझे मौका लगेगा तो मैं इसी प्रकार से आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। और इस आदमी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये देखिए, ये रहा वो प्राणी, ये रहा जो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो ऐसा ऐसा ही है, छोटा बच्चा है ये भी। तो एनी हाउ, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मेरी ये आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो बताइए। इसके अलावा आपने कौन सी उन्नत सीड्स की यूजेज की है। वो अजीत का 177 वाला मॉडल वो बीज काफ़ी रिकमेंड कर रहे हैं हमारे एरिया में, मगर यूएस एग्री सीड्स का 51 वगैरह मुझे यहाँ नहीं देखने को मिल रहा सदूल शहर में। और बाकी भी हैं थोड़े थोड़े, जैसे टाटा का है, एक आधा और है, तो ये भी सारे हैं। तो और कॉटन की रिसर्च एंड जानकारी मैं आपको टाइम टाइम पे देता रहूँगा। ग्वार के ऊपर भी मैंने अच्छा अभी रिसर्च किया है, उसका भी टाइम आने वाला है। मैं तकरीबन 4 बिघा तो तुरंत ही उसको लगाऊंगा, क्योंकि मैं उसको फलियों के हिसाब से तोड़ के बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे सबका। जय हिंद।